हम हो जाए करके गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के नित के, सधर्म के सत्कर्म के, ऊंचे छोटे आगे अन्याय के अभिमान की, सेवा करन को दास की, परमाहरे हो जान की। छोटे न हो हम गुरु को विश्वमय से ईश्वर, पूरा उम्र और कृष्णमय जगदेव में जगदीश्वर, हर इंद्रियों पर नाम कर हम वीर हो अति वीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा निज धर्म रत गंभीर हो, अति शुद्ध हो आचार से तन मन हमारा सर्वदा, आध्यात्म की शक्ति हमें हर दिन करके जुदा, इस अमर आत्मा में हर श्वास भर में दम रहे, दर्द मौत भी आए, सुख दुख हमसे कम रहे। तो गुड आफ्टरनून ऑल। आप लोगों ने आज का टॉपिक देखा होगा। क्या टॉपिक है आज का? है टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन रिपोर्ट 2023। तो बेसिकली इस टॉपिक का हमारे लिए क्या रेलेवेंस है कोई रेलेवेंस है? क्या रेलेवेंस है बताइए। टेक्नोलॉजीज कंपनीज यूज करेंगी तो उनकी ऑडिट करना भी, हम टेक्नोलॉजीज की भी ऑडिट करनी पड़ेगी, तो वी शुड बी हर चीज को ऑडिट के पर्सपेक्टिव से मत सोचो। तुम करोगे आपके अपने जब तुम्हारा सीए हो जाएगा तो उसके बाद विल यू बी देयर इन द ऑडिट प्रोफेशन? है बहुत कम लोग रहेंगे ना। डू नॉट थिंक एवरीथिंग फ्रॉम द ऑडिट पर्सपेक्टिव कि अपन आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो बस ऑडिट ही सोचे, इसके अलावा कुछ सोचे ही नहीं। और क्या सोचते हो आप? ये रिपोर्ट का डिस्कशन करने का क्या पर्पस है अपना? जो भी टेक्निकल इनोवेशंस आ रहे हैं वो जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ वो हर फील्ड में काम आते हैं। हर श्री सर टैक्स फाइलिंग इन सब में लोगों को टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है, कैलकुलेशंस में भी। अब ये टैक्स फाइलिंग पे आ गई। वो ऑडिट पे था, इसने सोचा अच्छा ऑडिट तो मैं कुछ बोलूं नहीं तो टैक्स फाइलिंग बोल देंगे, अभी ये आरओसी बोल देगी। हैं? देखो अपन क्या है कि एज ए प्रोफेशनल हमारा रोल जो है वो सोसाइटी में या आप बोलो कंट्री में या बिजनेसेस में कहीं ना कहीं एक सेकेंडरी रोल है ना। प्राइमरी रोल किसका है? प्राइमरी रोल है जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, जो ऑपरेशंस पे काम कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या जो कोई ये टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं। और या फिर आप इस तरीके के प्राइमरी रोल में घुस जाओ कि अल्टीमेटली अरे ठीक है सीए तो मैंने एक नॉलेज गेन करने के लिए किया है, अल्टीमेटली आई विल बी इनटू सम बिजनेस, आई विल बी डूइंग समथिंग जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो है एज ए बिजनेस इनटू द ऑपरेशंस मुझे हेल्प करेगा, या आई विल बेसिकली कम आउट विद सम आइडिया जो कि सोसाइटी में किसी तरीके का कोई चेंजेस लेके आएगा। सो जब हम एक सेकेंडरी रोल में हैं और प्राइमरी रोल में जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी पे जैसे ये ग्रीन विंडो की बात कर रहे हैं, सोलर की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं, हर अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरीके से चेंजेस आएंगे। इवन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पे भी टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहेगा, वो ये सब 2023 ऑनवर्ड्स कई सारी चीजें इन्होंने इसमें डिस्कस करी है। हमारा जो अगर मान लो एज ए प्रोफेशनल हम सेकेंडरी उसमें रोल में काम करते हैं, क्योंकि प्राइमरी वाला तो क्या कर रहा है उसके जितने भी ऑपरेशंस हैं, सेल्स है, रेवेन्यूज है, मैन्युफैक्चरिंग है, सब कुछ वो कर रहा है।
ठीक है, हमारा रोल क्या है, उसको टाइम टू टाइम एडवाइस करना या उसको कंप्लायंसेस करवाना या उसके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में सोचना. So many other roles are there. यहाँ इसको डिस्कस करने का अपना पर्पज ये है कि we should be aware of, क्योंकि अभी क्या है कि जो हमसे पहले सीनियर्स थे ना, उन्होंने एक छोटा सा सब्जेक्ट सीख के हो सकता है पूरी जिंदगी निकाल दी एज ए प्रैक्टिशनर या एज ए प्रोफेशनल. ठीक है, हम लोगों को हो सकता है कि हमने अपने पूरे करियर में 5-7 सब्जेक्ट्स अलग अलग सीख के और उसके थ्रू हमने अपने आप को सर्वाइव करके और हमने लोगों को डील किया, कंसल्टिंग की और ये सब काम किया. आप लोगों के लिए क्या चैलेंज है, क्या ये रिपोर्ट में बताएगा. आप लोगों के लिए चैलेंज है कि आप हो सकता है कि एक किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल में काम कर रहे हो और वो अगले दिन है ही नहीं, है ना. आप पिछले 2 साल से कोई एक पर्टिकुलर आपने सब्जेक्ट सीख लिया और अगले दिन वो सब्जेक्ट ही नहीं है, गायब ही हो गया, क्या करोगे. पॉसिबल है ना ये जो आप अभी सुन रहे हो, जो इनोवेशंस, ये सब टेक्नोलॉजी की बातें जो चल रही है, उसमें ये पॉसिबल है या नहीं है ना. तो आपके के लिए ये आगे क्या होने जा रहा है ये जानना जरूरी है. और ये जब चेंजेस आएंगे तो आपको अपने आप को कैसे फिट रखना है, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट ऑल्सो मेंटली. यार यार ठीक है, ये सब चेंजेस होते रहे, मेंटली तो मैं फिट हूँ, या ये सब चीजों से मुझे कोई खास सो फार एज माय लाइफ इज कंसर्न उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है. फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे फर्क पड़ रहा है, तो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ आपका जो भी होल प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ है, वो केवल एक सिंगल एस्पेक्ट अलग से है. बाकी चीजों पे आपके फर्क नहीं आना चाहिए. तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि नहीं यार, जो होगा वो देखी जाएगी, कोई खास इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता है. हमारे पास में स्किल्स हैं, हम मजबूत हैं, हम स्ट्रांग हैं, तो वी कैन एक्चुअली come out with all these challenges, come out from all these challenges and cope up with all these challenges, और हम अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं. तो दैट इज द पर्पस कि आपको ये सब पता होना चाहिए कि यार ऐसा कुछ हो सकता है ना. आप कुछ एक एम लेके आए हो कि यार हमें सीए करना है, फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा, आईटीसी ज्वाइन करेंगे या फला जगह ज्वाइन करेंगे, अच्छी सी जॉब करेंगे. पता चला वो 3 साल सीए करे, जब तक तो वो कंपनी जिसमें आपको जॉब करनी है वो चली गई. क्यों, है कोई तेरी ड्रीम कंपनी? अभी नहीं है इसकी. चलिए, ड्रीम 11 तो नहीं है ना. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट विथ ध्रुव गोयल, who will basically initiate the subject. और उसके बाद अपने पास में 2 स्पीकर और हैं, अनमोल गोयल एंड रोहित मित्तल. इन बिटवीन आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, क्योंकि ये बहुत ही जनरल सब्जेक्ट है. या आपका इसमें अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनसे कोई लेना देना नहीं है ना. टैक्स. यस, स्टार्ट. Good afternoon, all of you. Today I, Dhruv Goyal, along थोड़ा with तेज बोल, उधर ऑडियंस सुनेगी नहीं. Good afternoon, all of you. Today I, Dhruv Goyal, along with Anmol and Rohit, going to present Saturday class on the topic UN Technology and Innovation Report 2023. तो अभी अपन ये स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो देख लेते हैं. तो यूएन, और जो ऊपर देख रहे हैं यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये सब हिस्ट्री ऑफ यूएन की मैं बात करूँ तो यूएन का जो फॉर्मेशन है 1945 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 51 कंट्रीज ने मिलके किया. इसका पर्पस तो था वो टू मेंटेन द पीस, फ्रेंडली रिलेशन, ट्रेड डेवलपमेंट. इसके बाद आगे यूएनसीटीएडी, जो कि यूएन यूनाइटेड नेशंस ट्रेड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसमें 195 कंट्रीज परमानेंट मेंबर, इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है. और जो 1964 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है जिसका, और इसका भी जो एम है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि आपको इन्वायरमेंट का कंसर्न रख के आप
डेवलपमेंट करें, यानी कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको खत्म ना करें, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लाइक। तो इसी ने ये रिपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट इश्यू की। अभी जो इसमें मेन कंसर्न है, तो बताया गया कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम अपन सब फेस करते हैं, कि कार्बन एमिशन हो रहा है या ओवर पॉपुलेशन है, जो सब इसमें डिस्कस किया। ये जो अपनी मदर अर्थ, इसका ये हालत हो रहा है। अभी ओवर पॉपुलेशन के लिए भी अभी रिसेंटली यूएन का आया था स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, इसमें इंडिया फर्स्ट रैंक पे है आफ्टर 142.86 करोड़ ऑफ पीपल। तो अपन ऑलरेडी ये फेस कर रहे हैं, देख ही रहे हैं आसपास। सबसे पहले ओवरव्यू की बात करूँ तो अपन इसमें 3 चीज़ देखी कि वाई न्यूज़ के अपन ने क्यों पढ़ रहे हैं, दूसरा की फाइंडिंग, तीसरा रिकमेंडेशन। वाई न्यूज़ में इसमें बताया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे यूएसए, चाइना, रशिया, इन्होंने बहुत बेनिफिट किया है ग्रीन टेक्नोलॉजी से। अब डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है, इनको क्या चांसेस है ये ग्रीन टेक्नोलॉजी से या ग्रीन इनोवेशन से? ग्रीन इनोवेशन यानी कि ऐसा इनोवेशन जो कार्बन फुटप्रिंट्स यानी कि कार्बन एमिशन जिससे कम हो, इन्वायरमेंटल डैमेजेस जिससे कम हो बेसिकली। तो अब इसमें बताया कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज का मार्केट जैसे एआई है, रोबोटिक्स है, जीन एडिटिंग है, 5G है, सोलर पीवी है, इन सब का मार्केट बाय द एंड ऑफ 2030 $9.5 ट्रिलियन का हो जाएगा। काफी बड़ा मार्केट है। आगे जैसे की फाइंडिंग्स में इसमें बताया कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज का जो टोटल एक्सपोर्ट है ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 156 बिलियन इन 2021, 60 बिलियन इन 2018 टू 156 बिलियन इन 2021। और यहाँ तक कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो इस फिगर से बहुत कम है। तो इसमें बताया कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज का 57 बिलियन से 75 बिलियन ही आया है, यानी कि अभी डेवलपिंग कंट्रीज के पास चांस है कि वो इस स्कोप में जाए। और जैसे इंडिया की रैंकिंग इसमें आप आगे फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स देखोगे, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी आगे अपन डिस्कस करेंगे क्या है, उसमें इंडिया का पोजीशन 67 है, विच इज बेटर, अभी चांस है। रिकमेंडेशंस में इसमें बेसिकली यही बताया कि भाई जो भी कंट्री है उस कंट्री की जो भी पॉलिटिक्स, जो भी पॉलिसी मेकर्स है, उनको ये इंश्योर करना है कि वो कंट्री ग्रीन टेक्नोलॉजीज का बेनिफिट ले सके थ्रू पॉलिसी इंटरवेंशंस, थ्रू ट्रेड डेवलपमेंट्स, थ्रू प्रमोशन, जो भी। ये चैप्टर वाइज जो अपन कवर करेंगे इसमें बेसिकली 6 चैप्टर्स हैं। ग्रीन विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड मूविंग फास्ट विद फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, जो 2 टॉपिक अभी मैं आपको कवर करूंगा। अब ये कार्बन इंडेक्स, कार्बन एमिशन कि जैसे फ्रॉम बिगिनिंग से आप देखो इसमें इंडस्ट्रियल एरा है, एज ऑफ रेलवेज है, एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इस सब के साथ में कार्बन एमिशन कितना होता गया। अभी लास्ट में अपन देखें कि 1980 के और 2000 के बीच में कार्बन एमिशन पीक पे, विच इज एज ऑफ आईटी, और 2000 के बाद का तो और भी ज्यादा है। इवन दो ओजोन लेयर डिप्लीशन भी अपन ने देखा ही है। तो ये सब सिचुएशन के साथ में भी अपने को आगे जाना है। जो रिसोर्सेज पहले थे वो तो अब यूज हो चुके हैं, पर अब आगे भी देखना है, आगे भी रिसोर्सेज को यूज करना ही है, कुछ ऐसे कि भाई आगे के लिए भी कुछ बचे, हालांकि कुछ ही नहीं रहा। तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ तो जब एज ऑफ आईसीटी आई है तो इसमें तो कार्बन का जो कार्बन एमिशंस हैं वो तो ज्यादा है। Yes, sir. Which is between 1980 to 2000, और 2000 के आफ्टर भी है जो इस रिपोर्ट में अभी दिया नहीं है, लेकिन 2000 के बाद भी कार्बन एमिशन बढ़ा ही है। लेकिन 2000 के बाद कार्बन एमिशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स आ गए, जैसे इंडिया में एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो ये सब चीजें देखता है। जो भी कार्बन एमिशन इंडस्ट्रीज हैं उनको लाइसेंस लेना होता है कि आप इतना ही कार्बन एमिट कर सकते हो, वो लाइसेंस यदि नहीं लेते हो तो इंडस्ट्री बंद करनी पड़ जाती है। तो कई बार तो, या फिर कई जगह आपने देखा होगा जिन इंडस्ट्रीज में बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, यानी कि पानी का इस्तेमाल हो रहा है और जिसमें लिक्विड कोई भी हैजार्डस मटेरियल वगैरह यूज हो रहा है, तो उनको ऐसा है कि आप पहले क्या होता था
कि जो भी पानी निकल रहा है गंदा, उसे लोग या तो रिवर्स में या फिर बाहर ही स्प्रेड आउट कर देते थे। उससे क्या हुआ कि एक तो जितनी भी वाटर बॉडीज थी वो खराब हुई, और यदि आप जमीन पे उसको फैला रहे हो तो उसकी फर्टिलिटी जाएगी, तो इससे आगे के लिए समस्याएं होंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जितनी भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें ऐसा कुछ यूज होगा, प्रोसेस इंडस्ट्री बेसिकली, वहाँ पे आपको एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा कि आपका जो भी वेस्ट वाटर निकलेगा आप उसे रीयूज करो थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। तो कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे जो वो वाटर है उसको वो 7 और 8 प्रोसेस लास्ट तक उसको एक सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ नमक जैसा, जो मार्केट में बिकता है, सेल होता है। जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं या फिर इससे रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं वो इसे परचेज करते हैं, और ये भी एक सर्विस है, इंसिरेशन सर्विसेज जिसे बोलते हैं। तो ये सब ऐसा नहीं है कि ये इस रिपोर्ट में ही है या फिर ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, चल रहा है, बस अपन ध्यान नहीं देते है बिल्कुल ये। और गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए। तो ये अभी जैसे इन्होंने लिखा है कि 2000 तक ये बढ़ा ही बढ़ा है, इस साल में ये कहीं घटा भी है क्या, या ये बस अभी बढ़ ही रहा है, इतने सारे अपन एफर्ट्स कर रहे हैं उसके बाद भी? रिपोर्ट है एरा के बेसिस पे दी है, ये अपन इसको कंपेयर कर रहे हैं पूरा फ्रॉम द वेरियस हाँ, ईयर्स। ईयर। तो अभी 2020 से 2000 से 2020 तक का इसमें लिखा नहीं है, प्रेजेंट नहीं किया, पर उसमें ये हुआ है कि भाई 2000 के बाद गवर्नमेंट ने भी ये सोचा कि अब कार्बन एमिशन करने का टाइम नहीं है। कार्बन एमिशन क्या, और भी चीजें हैं, तो कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन आए, कई रूल्स निकले हैं। तो अब कार्बन एमिशन का भी एग्जांपल ये है कि अब जैसे अपने पर्सनल व्हीकल्स में भी होता है, गवर्नमेंट ने BS4 BS5 ये सब इंजन का रिक्वायरमेंट ला दिया कि आप BS4 इंजन इस्तेमाल कर सकते हो, इससे पुरानी गाड़ियां जो है उसको डिस्पोज ऑफ करो। तो ये सब सबके लिए, मतलब ऐसा नहीं कि ये रिपोर्ट किया या फिर ये टॉपिक जो है या हमारे लिए नहीं है, इसमें कुछ फाइनेंस टैक्स अकाउंट कुछ तो डिस्कस हो नहीं रहा। कुछ पूछ रहे हो? कंटिन्यू। अब जैसे सबसे पहला है ग्रीन विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब इसको समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि ग्रीन विंडोज से क्या मतलब है। अपॉर्चुनिटीज का मतलब हो गया कि जो डेवलपिंग नेशंस है, बेसिकली इंडिया जैसे, तो इनको क्या अपॉर्चुनिटीज है थ्रू ग्रीन विंडो। ग्रीन विंडो एक जैसे आउटलुक है कि आपको ग्रो करना है लेकिन एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो आपकी ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो ग्रो कराने में मदद करेंगी लेकिन उससे एनवायरनमेंट को भी हार्म हो, उसी के बारे में इस ग्रीन विंडोज में बात हुई। जैसे इसमें लिख रहा है कि व्हाट कैन बी अचीव्ड बाय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बाय ओपनिंग ग्रीन विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लोअर कार्बन फुटप्रिंट, जो कि इस रिपोर्ट का पूरा, जैसे द रिपोर्ट इज बिल्ड अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन इनोवेशन। आगे जैसे ग्रीन इनोवेशन की बात इस वक्त ये कि ग्रीन इनोवेशन का रूट जो है वो ग्रीन टेक्नो इकोनॉमिक पैराडाइम। एक इकोनॉमिक पैराडाइम बेसिकली 20 से 25 साल में एक शेप देता है। इकोनॉमिक पैराडाइम यानी इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन। जैसे अभी जो फेज है, हर चीज जो है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के अराउंड है। कुछ भी ले लो आप, पेपर वेस्ट नहीं करना अपने को, तो अपन ईमेल्स में लिखते हैं कि डू नॉट प्रिंट दिस अनलेस इट इज मैंडेटरी। और हर चीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेविंग वाली चीजें आ रही हैं। तो अब टेक्नोलॉजी या फिर कुछ भी हो, अब यह दौर है कि हर चीज अपन लोअर बेसिस पे करते जा रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि अपने को नहीं पता कि कितने दिन और हैं इधर अर्थ पे। जैसे देखा होगा कि कई सारे बिजनेसमैन जो जैसे एलॉन मस्क हो गया या फिर जेफ बेजोस, ये लोग प्राइवेट स्पेसशिप्स भेज रहे हैं ऊपर to search for life in another planet. उनको डर लग रहा है यहाँ पे? उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी लग रही है कि यहाँ पे लोग डरेंगे तो वहां जाएंगे। नहीं सर, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी लग रही है। इवन वो जेफ बेजोस ने तो निकाला भी था कि आप प्लैनेट देख के आइए साथ में। ग्रीन इनोवेशंस के कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए, नहीं तो इतना सीरियस टॉपिक ही डिस्कस कर रहा है। ग्रीन इनोवेशंस के कैरेक्टरिस्टिक मतलब ग्रीन इनोवेशन किसी भी इकोनॉमी में आए
वो कैसे अफेक्ट होगा। जैसे इसमें सबसे पहले दिया है कि वो हायर डिग्री ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, आपको हर दिन प्रोसेस करना होगा, रिसर्च करनी होगी, नए से नए बेहतर से बेहतर बनाने। और जैसे सोशल वैल्यूज आप प्रमोट करो उसे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन पॉलिसी आए कुछ, या फिर ग्लोबल एजेंडा रूल, जैसे अभी G20 है, ये सब तो फोकस करते हैं इन चीज़ों पे। क्रिएटिंग ग्रीन विंडोज में भी बात की गई है कि आप ग्रीन विंडोज यानी कि कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, क्रिएटेड बाय पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। जैसे इसमें बताया कि भाई जो अपॉर्चुनिटीज है किसी भी इकोनॉमी में, यदि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं, सरकार आपको कोई प्रमोशन नहीं कर रही तो आप नहीं करोगे। जैसे इसमें बताया कि ब्राजील में 1973 में ऑयल क्राइसिस जो आया था, उसे यूज ऑफ बायोफ्यूल जो होता है वो बढ़ गया, क्योंकि अब ऑयल नहीं है तो अपने को एक ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा, इसीलिए वहाँ पे बायोफ्यूल का यूज बढ़ा। जैसे इंडिया में भी अभी अपने ईवी अपन देख रहे हैं, ईवी का भी काफी मार्केट हो गया, क्योंकि पेट्रोल की स्कैर्सिटी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की स्कैर्सिटी है, प्राइस हाइक है, कितना पे करो, इसीलिए ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्रिएटेड बाय डोमेस्टिक मार्केट, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो इंटरनेशनली कॉम्पीट करे और डोमेस्टिकली भी। और लास्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितने अच्छे होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा पेटेंट्स अपन लेंगे टेक्नोलॉजी, उतने ज़्यादा ग्रीन विंडोज क्रिएट होंगे। अलर्ट फॉर एंड रेडी फॉर चेंज, यदि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना है, सबसे पहले आपको अलर्ट रहना पड़ेगा नई नई टेक्नोलॉजी, यू शुड रेडी फॉर चेंज, क्योंकि एज ए ह्यूमन अपन पैसेज टाइम को चेंज होता है, मेरे को नई चीज़ें नहीं चाहिए। लेकिन किसी भी इकोनॉमी में यदि आपको डेवलपिंग कंट्रीज को ग्रोथ करनी है तो उनको रेडी फॉर चेंज रहना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना के केस में क्या हुआ कि भाई चाइना ने कई कंपनीज हैं चाइना में, सनटेक, ड्रैगन पावर है जो कि बायोमास प्रोडक्ट में है, सनटेक है वो सोलर पीवी, गोल्डविंड है वो विंड टेक्नोलॉजीज, और आगे है कैचअप ट्रेजेक्टरी। कैचअप का मतलब कि आप उन टेक्नोलॉजीज को कैसे अडेप्ट करें। तो इसमें दो तरह से बताया, मार्केट और टेक्नोलॉजिकल। मार्केट यानी कि आप ग्लोबली कॉम्पीट करते हैं, और टेक्नोलॉजिकल यानी कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें सिग्निफिकेंट डिग्री जो कि बाकियों को बीट आउट कर सके। अब सेकंड चैप्टर इसमें आगे मूविंग फास्ट विद फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। सबसे पहले इसमें बात की गई फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्या है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐसे वाले कि जिसमें एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। जैसे इसमें बताया कि पोटेंशियल disruptive technology that can large scale of challenges और अपॉर्चुनिटी। तो इसमें तीन तरह से इनको डिवाइड किया है, इंडस्ट्री 4.0, ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड अदर। इंडस्ट्री 4.0 में एआई है, सभी एआई में रिसेंट डेवलपमेंट चैट जीपीटी है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी, सबसे बड़ा मार्केट आईओटी का है। आईओटी डिवाइसेस यानी कि जो आपके फोन से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आज सीसीटीवी कैमरा है, आप उसका डेटा फोन पे ले सकते हो, आप कहीं भी जा रहे हो आप देख सकते हो कि वहाँ क्या चल रहा है। हर डिवाइस आजकल फोन से कनेक्ट हो जाता है, एसी फोन से कनेक्ट हो जाता है, कुछ भी। ये सब आईओटी डिवाइसेस है। बिग डेटा, ब्लॉकचेन का तो इतना बड़ा मार्केट है, काफी ज्यादा स्कैम भी ब्लॉकचेन में ही होता है। 5G अभी रिसेंट डेवलपमेंट है। 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी। ग्रीन टेक्नोलॉजी में बात करें तो सोलर पीवी है, कंसंट्रेटेड सोलर पावर है, बायोफ्यूल, बायोगैस, विंड एनर्जी सभी देखते हैं। अभी इंडिया बहुत कम प्रोड्यूस करता है विंड एनर्जी में। और ग्रीन हाइड्रोजन है, ईवी जिसकी पहले बात की थी, और अदर टेक्नोलॉजीज यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी और जीन एडिटिंग। अब जीन एडिटिंग बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है। So what is the basic difference between these three technologies? एआई जो है वो पूरा डेटा बेस्ड, जैसे इंडस्ट्री 4.0 है, पूरा डेटा बेस्ड है बेसिकली, थोड़ा सॉफ्टवेयर काइंड।
और ग्रीन फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में कार्बन एमिशन पे इन्होंने ध्यान दिया है, और अदर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में प्रोडक्शन रिलेटेड। जैसे मैं बात करूँ जीन एडिटिंग में अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि जैसे कुछ ऐसी क्रॉप्स जो स्पेसिफिक होती है, जैसे चावल, कोई एक ऐसी क्रॉप है उसको पानी ज़्यादा चाहिए, लेकिन अभी पॉपुलेशन इतनी है वर्ल्ड की, अभी करंटली 800 करोड़ है, तो अभी अपन इस पे तो नहीं रह सकते कि बहुत ही 3 महीने के लिए होगा, तो उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो साइंटिस्ट ने एक ऑल्टरनेटिव डेवलप किया। जीन एडिटिंग में क्या होता है कि उसके जीन जो होती है क्रॉप की, उसके कुछ जीन्स बदल के उसको एडेप्टिव बना देते हैं अदर क्रॉप से के जैसा। जैसे चावल में क्या होता है कि जैसे पानी का रिक्वायरमेंट है, तो इन्होंने ऐसा किया है कि कोई AR72 या फिर ऐसा कुछ करके क्रॉस भी डेवलप किया है जिसमें पानी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप किसी भी सीजन में चावल को डेवलप कर सकते हैं और इतना मास प्रोडक्शन हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या यही है, ओवर पॉपुलेशन, क्या आप उतना बना पाए जितना सब खा पाए। एप्लीकेशंस ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, या फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज को अपन कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दे हैव enormous potential to improve government administration and delivery of public service. गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, जैसे ई गवर्नेंस। आजकल हर गवर्नमेंट रिलेटेड काम ऑनलाइन, जितने भी पेमेंट्स होते हैं वो सब ऑनलाइन। आजकल तो टेंडर भी ऑनलाइन है, ई टेंडर है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ई मार्केट जेम करके कुछ आया था, ई प्रोक्योरमेंट मार्केट, जिसका सेल जो था वो इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके थ्रू they can help anticipate and respond to effect of climate hazard and air pollution to state of art technology. अब एयर पोल्यूशन और इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट हैजार्ड जो अपन ने उसमें बात की थी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सोलर पीवी, विंड वाली जितनी भी, जैसे इसमें एग्जांपल दिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया का। इसमें एक स्मार्ट सिटी डेवलप की है, ये सोंगडो, जो कि IoT के अराउंड बनी हुई है, to reduce the traffic, pollution, energy and water, सब कुछ। स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट पहले इंडिया में भी आ चुका है, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, अभी चल रहा है। ये तो ऐसा तो कुछ है नहीं इंडिया में। तो ये स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, जयपुर की बनाएंगे या थाने में बनाएंगे या इंदौर में बनाएंगे। What they are saying is of the Sangha is built around the Internet of Things to reduce traffic pollution, save energy and water and create a clear environment. हाँ, जैसे उसमें ऐसा नहीं है कि अभी जैसे ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक लाइट्स है या फिर एक पुलिसमैन खड़ा होता है, वहाँ अब अपन देख रहे हैं ना कि अभी टोल कलेक्शन के लिए GPS सिस्टम आने वाला है। अभी जैसे फास्टैग है, लेकिन इससे भी एडवांस GPS सिस्टम आने वाला है कि एक पर्टिकुलर जगह पे लगा होगा, आप क्रॉस किए, आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पैसे देंगे। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, लेकिन चैलेंजेस भी होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो चैलेंजेस होंगे। क्योंकि चैलेंजेस की इसमें बात की 3 तरह। फर्स्ट है डिजिटल एक्सप्लोजन। इसमें बताया कि हालांकि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है सब डिजिटली एडवांस्ड है, AI हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, लेकिन लोग इतने डिजिटली एडवांस नहीं है। काफी लोगों के पास फोन ही नहीं है। जैसे इसमें बताया कि 3 बिलियन पीपल स्टिल लैक इंटरनेट एक्सेस बाय 2023। सारी जगह इंटरनेट वगैरह नहीं है, IoT तो इंटरनेट पे बेस्ड है। सेकंड है अनसर्टेनिटी फ्यूचर ऑफ वर्क। इसमें बताया कि भाई मोर देन 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन एशिया पैसिफिक रीजन कुड बी ऑटोमेटेड। क्योंकि जो काम 3 लोग कर रहे हैं वो काम एक टेक्नोलॉजी अकेले कर सकती है, जॉब्स स्किल हो सकती है। रिसेंटली ChatGPT के अगेंस्ट यही चल रहा था। लास्ट ट्रस्ट एंड एथिकल क्वेश्चंस, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बोलते कि इसमें जो टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स वगैरह है, ये एक सेट पैटर्न पे काम करते हैं। उनके अगेंस्ट कुछ चीज़ गई तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे फ्यूचर में कंसर्न है कि ऐसा हो सकता है कि रोबोट्स कंट्रोल करें। कई बार मशीन भी तो एरर दे जाती है। फ्यूचर में तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ रोबोट घूम रहा है, आपको लगता है कि ये नेचुरल पर्सन घूम रहा है।
बिल्कुल सही। पॉसिबल है ना, जिस हिसाब से अपन सोच रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। टेक्नोलॉजी बेकार भी हो सकती है उसमें क्या है आज तक कोई भी छोटे दिखा रहा है। क्या आज तक चला क्या सर था वो एआई क्रिएटिव लगा था इसने दिया में कोई हाँ, आज तक में एक वो जो न्यूज एंकर आई अभी, तो वो एआई क्रिएटिविटी थी, तो उसको जो दूसरा एंकर कुछ सवाल पूछ रहा था और वो जवाब दे रही थी, तो अभी उसकी शकल वगल से थोड़ा सा वो लग जाती है कि हाँ ये रोबोटिक्स है। थोड़े दिनों में पता चला वो भी नहीं पता चला। एक्चुअली अभी एआई के थ्रू आप क्रिएट भी कर सकते हो, आपकी क्लोन वीडियो भी बन जाएगी, एआई बना सकते हो। तो आपको ध्यान भी रखने की जरूरत है कि भाई अपन ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल एजेंडा में काफी इस्तेमाल होती है ये चीजें, कि आपको किसी पर्सनालिटी के इमेज खराब करनी है तो आप यूज कर सकते हो। एग्जांपल है ही। तो पहले अपन ने इमेज मॉर्फिंग और ये सब के बारे में कुछ समझा नहीं, लेकिन अब वीडियो भी फेक हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कई बार अपन देखते हैं ना, कई एकदम से ऐसे वीडियो आते हैं, जैसे अभी एक दिन मैं देख रहा था कि एक वो क्या वीएफएक्स टेक्नोलॉजी जो होती है, उसमें एक जना ऐसे बैठा है घर पे और एक ट्रेन उसके घर के नीचे से निकल रही है, और उसमें से वो ये क्या बोल रहे हैं, जैसे ये लगा हुआ है ना कवर, ये कवर हटता है, फिर उस ट्रेन के कैप्सूल में से मतलब ट्रेन में से कैप्सूल बाहर आता है ना, और उसमें से फिर एक अपना बच्चा निकल के और अपने पावर के पास आ जाता है। तो मतलब इतना एडवांस लोग यहाँ तक सोच रहे हैं कि हमको कुछ काम करना ही नहीं पड़े, है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आई डोंट थिंक कि वो कितना फिजिबल है, कितना पॉसिबल है, बट कहीं ना कहीं ये जो सोच है कि किसी को कुछ काम ही नहीं करना पड़े और सब कुछ काम हो जाए, तो वो हो सकता है अपने को एज ए ह्यूमन बीइंग एक डिफिकल्ट फेज में लेके जाए। yes. अभी इसमें मार्केट साइज की जैसे बात करें, जैसे मैं बता रहा था कि आईओटी का मार्केट साइज सबसे ज्यादा बाय एंड ऑफ 23 आईओटी ही सबसे ज्यादा मार्केट ग्रैब करेगा, लेकिन और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, और भी टेक्नोलॉजीज हैं जो मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। और अभी अपना स्टैंड क्या है, इंडिया भी किसी भी टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर नहीं बन सकते। तो ये एक बताया कि भाई कौन कौन सी कंपनी है जो इन टेक्नोलॉजीज में है। अब इसमें जो ब्लू में है वो अमेरिकन कंपनीज है, और जो ऑरेंज कलर में वो चाइनीज कंपनी, और बाकी जो तीसरा कलर वो अदर कंपनी, अदर कंट्रीज। तो मोर ओवर यूएसए की सबसे ज्यादा कंपनीज है और कुछ चाइना की, ठीक है। इंडिया की तो इसमें सिर्फ एक ही कंपनी नहीं है, और 14 के 14 टेक्नोलॉजी में कोई भी कंपनी नहीं है जो इंडिया की है। यही ये रिपोर्ट बताती है कि अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज के पास चांस है। मार्केट अभी ऐसा नहीं है कि भाई इतना ही है, आगे ग्रो करेगा, तो आप चाहो तो स्केल अप कर सकते हो। अभी जितने भी स्टार्टअप्स हैं सब इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड है, जैसे पेमेंट साइकिल अपना चेंज हो गया थर्ड पार्टी एप्स के। This is all from my side. And we will continue further. तो इसने बहुत ही अच्छे तरीके से और कूलनेस के साथ में अपना प्रेजेंटेशन दिया। गुड प्रेजेंटेशन, एंड अच्छी बात यह है कि इसने जो भी सवाल किए उनका बड़ा एक सटीक से आंसर दिए इसने। यस। Good afternoon all. Now continue the discussion further. Opening green windows in developing countries. अगर अपन को ग्रीन विंडो से अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है तो अपन को रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होते हैं अपने उनको यूज करके अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहिए। तो अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे कुछ अपनी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को। फर्स्ट है अपनी सोलर पीवी। सोलर पीवी अपन सब जानते हैं, जैसे कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना।
it means PV materials and devices are used to convert sunlight into electrical energy. Global warming poses a serious threat to both economic and personal well-being. Switching to a clean and green energy source like off-grid power solution can help to reduce carbon emission and is a critical step towards a more sustainable lifestyle. अपन को अगर अपन सोलर पीवी को यूज करेंगे तो अपना कार्बन एमिशन जो है वो एनवायरनमेंट में बहुत कम होता जाएगा. अब अपन डिस्कस करते हैं कुछ एक्सपीरियंस some countries का in producing, distributing and using the solar PV. First is China. China has 254 gigawatt of installed capacity in solar PV. It has established this world-leading position by supporting a domestic production and innovation system that combines public and private business actors as well as by supporting and regulating research institutions. The 2006 Renewable Energy Law encouraged Chinese firm and research institute to collaborate with foreign partners, which enable them to enter international market. Now discuss another case of India with experience of India in producing, distributing and using the solar energy. इंडिया ने क्या किया कि मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस ना करके सोलर पीवी के उन्होंने पहले ध्यान दिया कि हम इंपोर्ट कर लेते हैं चीपर प्राइसेस पे. पर 2018 में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स का प्रेशर आया गवर्नमेंट पर कि आप इंपोर्ट मत करो, आप प्रोडक्शन कैपेसिटी पर ध्यान दो. तो गवर्नमेंट ने सेफगार्ड इंट्रोड्यूस करे, सेफगार्ड ड्यूटी अगेंस्ट सोलर सेल इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना एंड मलेशिया. Now discuss what is green hydrogen, another source of renewable energy. Basically, यहाँ पे हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं by using hydrogen for energy can be produced in a number of ways, typically classified as black, brown, green, grey, and green. Black hydrogen यूज करता है कोल और लिग्नाइट सोर्स ऑफ एनर्जी को ब्लैक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में. और ग्रे हाइड्रोजन जो होता है बेसिकली फॉर्म होता है बाय यूजिंग द नेचुरल गैस. ये हम एक तरीके हो गया आपका रीफॉर्मिंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स. और ये हमारे दोनों बहुत चीपेस्ट वे है टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन. और ये दोनों ही तरीकों में बहुत सारा CO2 हमारे एनवायरनमेंट में एमिट होता है. On the other hand, green hydrogen is made by electrolyzing the water using electricity from renewable energy sources such as solar or wind power. As it uses the renewable energy to produce hydrogen, so it generates no polluting emissions into the atmosphere and is the cleanest and the most sustainable hydrogen. Green hydrogen basically जैसे कि आपका वाटर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O. बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप करंट पास करो, इलेक्ट्रोलाइजर्स यूज किए जाते हैं करंट पास करने के लिए वाटर में, जिससे कि आप सेपरेट कर सको हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को. और ये बहुत ही क्लीनेस्ट वे होता है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए. Now discuss the experience of some developing countries in producing, distributing and using the green hydrogen. First countries are China. China is the world largest producer of the hydrogen, but they produce mostly of the hydrogen by using the coal, which emits a lot of carbon in the atmosphere. For green hydrogen, China lags behind advanced countries in key technologies for storage and transport. ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना तो अपने आप में एक टास्क है, साथ साथ उसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना भी एक टास्क है. तो इसमें चाइना कहीं ना कहीं पीछे है. अभी उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो यूज कर सके स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन को. So in 2021, China launched a mega project to build a cluster of plants that will use solar and wind energy to produce 69,000 of tons of green hydrogen a year. And their aim is to install electrolyzers to produce 100 gigawatt of hydrogen by 2030. Now discuss the case of the South Africa as well in producing, distributing and using the green hydrogen. South Africa. In September 2021, South Africa approved a hydrogen society roadmap aiming to achieve competitive domestic production by 2030. They identified the 3 hydrogen hubs. First is Johannesburg hub, second is Durban hub, third is Limpopo hub. Johannesburg is primarily produced for the industry. Durban hub is for vehicles
as well as for our ports and oil refining. Limpopo hub will produce for mining sector. South Africa Department of Science and Innovation point out that country needs to identify the potential for green hydrogen in different sectors, scale up the number of electrolyzer and invest in the necessary transportation and storage system. Now discuss the third renewable energy source, which is biofuels. A wide range of biomaterials can be combusted to produce heat, converted to electricity or processed into biofuels, ranging from agriculture and forestry residues, solid and liquid organic waste, including municipal solid waste and sewage, and animal manure. Some crops can be cultivated specially for energy, such as corn and soya beans. Liquid biofuels are convenient renewable substitute for internal combustion engines running on gasoline, diesel, kerosene for use in the road, sea and air transport. Basically, अगर हम biofuels का प्रोड्यूस करेंगे तो ये हमारा एक तरीके से सब्स्टिट्यूट हो सकता है गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल का, जिससे कि हम एक तरीके के जो हमारे एमिशन, फिर हम गाड़ियां चलाते हैं रोड पे तो उससे बहुत सारा CO2 हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिट होता है. तो अगर हम बायोफ्यूल्स यूज करेंगे तो वो नहीं होगा. Now discuss the experience of the Brazil. Brazil success with bioethanol largely stems from government policy. Experimentation with bioethanol started in the 1930s, but the current program was largely a response to the oil crisis of the 1970s, when OPEC placed an embargo on petroleum. The government has taken institutional efforts to increase the attractivity of the industry and develop the sector. Such efforts include, for example, the sugarcane-based ethanol fuel program and the Renova Bio Green certificates for the production. Brazil gradually developed its production system and knowledge base. The government also incentivized investment through programs. Brazil has become the leading supplier of biofuels technology for the developed world. Now discuss about the sectoral systems, preconditions and the responses. If a developing country want to exploit the green windows of opportunities, it depends upon basically their preconditions and their responses. Some countries have the sufficient preconditions to grab the opportunities, but they are lacking with their appropriate responses. And other countries have high green intent and provide strong responses, but they have a weak pre-existing supply base in the relevant sector. So here are the 4 scenarios. First scenario is window open. Second is window to be open. Third is windows within the reach. And fourth is window in the distance. Now discuss this scenario one by one. Scenario 1. This is the best scenario because यहाँ पर हमारे पास preconditions भी sufficient preconditions भी होती है और हमारे पास sufficient responses भी आते हैं. हमारे गवर्नमेंट से प्राइवेट पब्लिक एक्टर्स सबसे अच्छे रिस्पॉन्सेस आते हैं. This can be understood by the case of the Brazil, which has built the preconditions to take up the opportunities in the green sector. Sugarcane has been cultivated in the Brazil since 1532, and ethyl alcohol or ethanol is obtained as a subproduct of sugar mills producing sugar and can be processed to produce alcoholic beverages, ethanol fuel for industrial and antiseptic uses. Technology suppliers and research institutions have cooperated in sugarcane-related technology development. Private firms also responded to these opportunities by establishing collaborative consortia to develop cars with flex fuel systems. Also, driven initially by the local market, Brazil has been moving to a leadership position in the global market. एग्जाम्पल में ये कहना चाह रहे हैं, ब्राजील जो होता है 1532 से शुगर केन बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर रहा है और शुगर केन का सब प्रोडक्ट होता है हमारा इथेनॉल, और इथेनॉल से अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं इथेनॉल फ्यूल, और इथेनॉल फ्यूल को हम लोग अपने कार्स को रन करने में यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है. तो इनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी कि इनके पास शुगर केन इंडस्ट्री है 1532 से, और इनके पास रिस्पॉन्सेस भी अच्छा है इनकी गवर्नमेंट से, तो ये आज फिर लीडिंग प्रोड्यूसर है इस इंडस्ट्री में.
Scenario 2, windows to be open. This is the scenario in which we have the strong preconditions but with insufficient responses. यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज तो होती है पर हमने वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं करी है, वो अभी भी taken to be yet है. This is the scenario in which many developing countries find themselves. Let's understand with the example of the Bangladesh. बांग्लादेश के पास R&D ऑर्गेनाइजेशन थे बायोमास एनर्जी में, पर उनके पास उनको अपने गवर्नमेंट से या फिर किसी भी प्राइवेट पब्लिक एक्टर से अच्छे एप्रोप्रिएट इंसेंटिव से नहीं मिले कि वो अपने आप को प्रमोट कर सके. इसलिए उनके पास पोटेंशियल तो है प्रोड्यूस करने के लिए बायोमास, पर अभी भी वो इसमें पीछे ही है क्योंकि उनके पास अच्छे रिस्पॉन्सेस नहीं है. और इसको हम टर्म कह सकते हैं विंडो टू बी ओपन. अभी यहाँ पर ये कर सकते हैं आगे जाकर के. Scenario 3 is windows within the reach. It is also called an active approach. Some countries have weak preconditions, but are nevertheless taking steps to reach for the window. For example, Thailand, for promoting the biogas, the government has offered subsidies, tax-intensive, and mandatory purchasing of electricity generated. This has encouraged private investor and a co-evolutionary pattern which shifts within the across learning mechanism. The last scenario is windows in the distance. ये मतलब कि सबसे weak मतलब कि बहुत खराब सिनेरियो है क्योंकि ना हमारे पास यहाँ पे प्री कंडीशंस है ना हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्सेस आए हैं. तो एग्जांपल है इसका मैक्सिको और पाकिस्तान. उनके पास वास्ट पोटेंशियल है बायो एनर्जी का, पर उनके पास लैक ऑफ रेगुलेशन एंड लैक ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंसेस. तो वो और उनके पास पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है जिससे कि वो अपग्रेड कर सके अपने बायो एनर्जी टेक्नोलॉजी को. तो कुल मिला के जैसे आज यहाँ पाकिस्तान का नाम आया, तो हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है. वहाँ न कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, जिस तरीके से वहाँ पे पाकिस्तान की जमीन का यूज हो रहा है वो भी अपने आप में क्वेश्चनेबल है. तो ये सब चीजें वहाँ प्रॉपर मतलब so far as nature is concerned या so far as वहाँ की जो भी जमीन की बात करें तो one can do, but because of और फिर वहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है. खुद देश जो है वो जिस हालात में जा रहा है आगे उसका कुछ फ्यूचर दिख नहीं रहा है. तो ये सब चीजें होते हुए भी वो नहीं है. They are not able to actually utilize all these resources which they have. So therefore, it is into the scenario 4, जहाँ पे response भी weak है और preconditions भी weak है. And therefore, तो यहाँ दूर दूर तक ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी ग्रीन विंडो के क्षेत्र में काम कर पाएंगे. ठीक है. Now discuss about the maturity and the tradability of green technology. The maturity and tradability level of technology affects the GWO, मतलब हमारी green windows opportunity. अगर हम immature technology को use करेंगे, immature technology में हमें सबसे पहले बहुत सारा finance चाहिए जिससे कि हम लोग science और R&D में use कर सके. क्योंकि immature technology है वो properly stable नहीं है, उसमें design नहीं है, तो use करने के लिए mature technology entail करता है more market competition को. Tradability involves different dimensions that influence the competitive dynamics and modes of technological learning. Technology maturity. Technology maturity are fully developed with stable dominant design along with the infrastructure, regulation, market and technical standards, maintain network and user practices. यहाँ पे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड डिफाइन नहीं किया गया कि हम लोग टेक्नोलॉजी कितनी मैच्योर है उसको मेजर कर सके, लेकिन एक स्टेप है बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज ईयर ऑफ द पेटेंट. तो एक रिपोर्ट इशू हुई है जो हमें बताती है डिफरेंट टेक्नोलॉजी की एवरेज ईयर ऑफ पेटेंट क्या है. तो हम देख सकते हैं ग्राफ में एआई जो है मोर मैच्योर टेक्नोलॉजी है और IoT जो है वो लेस मैच्योर टेक्नोलॉजी में आ रहा है. और ऐसे CSP, ब्लॉकचेन, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोडेटा, 5G इन सब की मैच्योरिटी दे रखी है. जो नंबर शो कर रहा है ग्राफ में वो कर रहा है पेटेंट की मैच्योरिटी कितनी है. पेटेंट की मैच्योरिटी
मतलब हम लोग कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड डिस्क्राइब नहीं किया गया कि हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी की मैच्योरिटी चेक करेंगे कि वो कितना डेवलप्ड है रेगुलेशन वाइज. तो developing countries should take into consideration the level of maturity when deciding which front-tier technology to switch to. A mature technology offer open opportunities that latecomers can use to disrupt the industry. However, these sectors are more difficult to operate in since they require greater initial effort in science and R&D that are only within the capacity of strong domestic system. Mature technology may demand less R&D, but they also present potential barriers in terms of strong and efficient production processes. Tradability. It has the 3 dimensions. First is capital equipment. Second is technology and processes needed to use it. Third is energy being produced. अब डायमेंशन हम स्टार्ट से समझते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन है, उसके पास अपन ने पहले देखा था ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए अपन को वाटर में इलेक्ट्रोलाइजर्स यूज करके अपन वाटर में करंट पास करते हैं जिससे कि अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सके. तो कैपिटल इक्विपमेंट को यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन में कैपिटल इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस इक्विपमेंट जिसको मीडियम ट्रेडेबिलिटी दे रखी है. वैसे ही एनर्जी जनरेशन टेक्नोलॉजी उसकी कन्वर्जन फैसिलिटी बहुत ज्यादा लो है और जो उससे आउटपुट प्रोड्यूस होता है उसकी ट्रेडेबिलिटी बहुत हाई है. सीएसपी में कैपिटल इक्विपमेंट और एनर्जी जनरेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेडेबिलिटी लो है बट ग्रीन एनर्जी आउटपुट्स की मीडियम है. विंड पावर की कैपिटल इक्विपमेंट एंड इनपुट्स की ट्रेडेबिलिटी लो है पर एनर्जी जनरेशन और ग्रीन एनर्जी आउटपुट्स मीडियम है. सोलर पीवी में कैपिटल इक्विपमेंट्स और इनपुट्स और एनर्जी जनरेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेडेबिलिटी हाई है और ग्रीन आउटपुट्स की मीडियम. नाउ डिस्कस twin transition for global value chains, green and digital. Let's first discuss what is GVC, that is global value chain. GVC का मतलब ये होता है कि range of activities that a producer does to bring their product into the market. मतलब कि ये सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेसेस से रिलेटेड नहीं होता, उसमें प्री प्रोडक्शन प्रोसेसेस और पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व होती है. प्री प्रोडक्शन हम कह सकते हैं उसका डिजाइन को लेकर के और पोस्ट प्रोडक्शन आ जाती है हमारी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के. इसको समझते हैं एग्जांपल से. A smartphone assembled in China may include graphic design elements from the US, computer code from France, silicon chips from Singapore, precious metal from Bolivia. Throughout this process, all countries involved retain some value and benefit from the export of the final product. But much of this value added throughout the international supply chain is invisible in the traditional trade statistics, which attribute the full value of a good or service to the last country that involved in the chain that finalize the product. इसमें अपन ने देखा कि अपने एग्जांपल में चाइना में सारे प्रोडक्ट एक स्मार्टफोन प्रोड्यूस करना है तो वो असेंबल होता है चाइना से, लेकिन उसने डिफरेंट एलिमेंट्स को इंपोर्ट करा है डिफरेंट कंट्रीज में. तो ट्रेडिशनली जो ट्रेड स्टैटिस्टिक्स कहती थी जो फुल वैल्यू ऑफ अ गुड. एग्जांपल क्या चाइना का एग्जांपल दे रखा है कि अलग-अलग जगह से मंगवाया जाता है पर असेंबल नहीं. मोबाइल में लिखा हुआ है क्या? नहीं. हाँ. तो ट्रेडिशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स ये कहता था कि जो फुल वैल्यू ऑफ अ गुड और सर्विस जो है हमारी लास्ट कंट्री को एट्रीब्यूट हो जाती थी, दैट इज चाइना, बट नाउ इट इज एट्रीब्यूटेबल और अवॉर्डेबल बिटवीन ऑल द कंट्रीज. द ग्रीनिंग ऑफ जीवीसी. ये इस तरीके का एग्जांपल अगर पहले अपन ने पढ़ा था ट्रांसफर प्राइसिंग, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं एक जो इन्होंने मोबाइल का एग्जांपल दिया कि टेक्नोलॉजी कहीं से आ रही है, चिप कहीं से आ रही है, अल्टीमेटली असेंबल कहीं हो रहा है, मार्केट के लिए वो किसी और कंट्री में जा रहा है. तो ये सब आपको फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू भी हेल्प कर सकता है इस तरीके का स्टडी. The greening of GVC is mainly depend upon the two rules. First is हम मैन्युफैक्चर ही उन प्रोडक्शन को यूज करके करें जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से अपने ऊपर पड़ा बायोमास, बायोफ्यूल्स, सोलर पीवी, विंड टर्बाइंस,
Second is greening the traditional manufacturing industries such as our food industry, garment and textile industry, leather and shoes industries and furniture. Steps हमें लेने पड़े, steps for greening the GVCs. अपन को required है कि अपन establish करें new design standards and specification. Second is new patterns of consumer behavior. जैसे कि आजकल के जो consumer है वो demand उनको leather products खरीदना है, पर वो leather products एनिमल को यूज ऐसे नहीं चाहते कि आप एनिमल को यूज करके अपना लेदर प्रोड्यूस करो, वो चाहते कि आप सब्स्टिट्यूट ढूंढो उसका. सेकंड थर्ड इज प्रोसेस इंप्रूवमेंट. प्रोसेस इंप्रूवमेंट का मतलब है कि आप अपनी जो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है एक गुड को प्रोड्यूस करने की, उसको इंप्रूव कर दो बाय यूजिंग द इनपुट्स व्हिच आर द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ स्कैर्स नेचुरल रिसोर्सेज और एनर्जी इंटेंसिव मटेरियल. और उसी प्रोसेस में आप रिड्यूस कर दो वेस्ट एंड एनर्जी कंजम्पशन फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेसेस. एंड द थर्ड इज फोर्थ इज प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट. प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में बात करते हैं कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स का डेवलप करें जो कि रिसाइकल हो सके और उसकी हम ड्यूरेबिलिटी को भी काम दे कि वो लॉन्ग टर्म चले. और थर्ड पॉइंट इज एनवायरमेंटल हार्मफुल कंपोनेंट्स. सब्स्टिट्यूट ढूंढे हम लोग एनवायरमेंटल हार्मफुल कंपोनेंट्स का अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते समय. नाउ डिस्कस व्हाट इज ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच. ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच बेसिकली ये बात करता है कि आप टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंप्रूवमेंट तो कर ही रहे हो, पर साथ साथ आप अपने सस्टेनेबिलिटी गोल्स जो है आपके उसको मत भूलो, उसको साथ साथ आप इम्प्रूव करो. तो यहाँ पे दो मेजर ट्रांजिशन है. पहला अपना ग्रीन ट्रांजिशन, सेकेंड अपना डिजिटल ट्रांजिशन. ग्रीन ट्रांजिशन developed from the concern that economic growth must urgently be decoupled from environmental harm to address both climate change and the poverty. Digital transition, on the other hand, evolved because firms realized that they could reap economic gains from using the digital technology. अगर एक कंपनी को, एक फर्म को कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, उसको सबसे पहले ये समझ आया कि अगर मैं न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करूंगा तभी मैं इकोनॉमिक गेन्स अचीव कर सकता हूँ. लेकिन ये नहीं है कि उसने ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज किया जो क्लाइमेट अपनी एनवायरमेंटल फ्रेंडली ना हो, उसको साथ साथ अपने ग्रीन ट्रांजिशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. Green and digital production is likely to turn into a competitive advantage in the future. Lead firms in the GVC will increase rely on the green supplier whose production method can be traced and verified, which typically require the use of digital technology. Supplier will thus have to comply with green and digital standards to be able to participate in the global economy. Small or medium firms in particular face several twin transitions as they lack the financial space to invest in new technology characterized by uncertain and profit term payoff. Small or medium firms जो होती है उनके पास lack of finance है, उनके पास फाइनेंस की कमी की वजह से वो ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाती है. And the last is Industry 4.0 technology can enhance the productivity, improve the safety, and decrease the environmental impacts. They can reduce the carbon footprint of the current production and consumption mode, facilitating the introduction of new green technologies and eco products and enhance the diffusion of business model based on circular economy. अगर हमारी लेट कमर्स कंट्रीज है, उनको ट्विन ट्रांजिशन क्रिएट करना है, उनको ग्रीन विंडोज अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, तो यहाँ पे कुछ एरियाज बताए हैं जो कि उनको अडॉप्ट करने चाहिए. ये ट्विन ट्रांजिशन जो वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है? सर ट्विन मतलब अब बात कर सकते हैं ग्रीन और डिजिटल को लेकर के. अच्छा. और ट्रांजिशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन. ये आप टेक्नोलॉजी को आप टेक्नोलॉजी को यूज तो करें, लेकिन आप अपना दिमाग में ये भी रखें कि आपको सस्टेनेबिलिटी के साथ डेवलप करना है. ऐसे नहीं अपने करंट नीड्स को फुलफिल करने के चक्कर में आप फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भूल जाए. सबसे पहले अपना अलाइनिंग डिजिटल एंड ग्रीन स्ट्रेटजीज. Several latecomer countries have national strategies for frontier technology in the manufacturing sector. Nevertheless, in the environmental and energy domain, these strategies are often not coordinated with the intervention or initiatives. For example, in Bangladesh, footwear manufacturers have been found
have little motivation for adopting green technologies given the lack of environmental regulation and general low level of environmental awareness. Another study in Brazil finds that while the environmental laws are good, they are not linked with the industrial policies. To take the advantage of green windows of opportunity arising from the twin transition in GVC manufacturing, policies need to be co-created across the energy, environmental, industry and foreign investment spheres. Second is developing digital infrastructure. इसमें गवर्नमेंट को पर्टिकुलरली ध्यान देना पड़ेगा कि उनके पास एक स्ट्रॉन्गर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो. हम बात करें पर्टिकुलरली हाई स्पीड एंड हाई क्वालिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शन की. एक स्टडी कंडक्ट हुई है जिससे पता चला है कि एवरेज स्पीड ऑफ इंटरनेट इन द डेवलप्ड कंट्री वाज ऑलमोस्ट 8 टाइम्स दैट ऑफ व्हिच कैन बी कंपेयर्ड विद द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. और हम लोग एक डिफरेंस भी फाइंड करते हैं सेम ग्रुप ऑफ कंट्रीज में, रूरल में और अर्बन में. जैसे कि अपने एक सर्वे था 2021 में जिसने फाइंड किया कि 16% of the rural population in LDCs has no access to any mobile network. Governments in the developing countries should ensure high quality internet access. This will mean public and the private investment in ICT infrastructure along with the regulation to foster competition in the telecommunication sector. Government should also address the connectivity gap between small and large firms and between the urban and the rural region में. गवर्नमेंट को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उनको हाई स्पीड और हाई क्वालिटी इंटरनेट कनेक्शन रूरल में भी अर्बन में भी प्रोवाइड कराना है और ये कनेक्टिविटी गैप जो है उसको रिड्यूस करना है. अगर उनको ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच को अडॉप्ट करना है. बिल्डिंग डिजिटल स्किल्स. ऐसा तो है नहीं कि आप एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो तो आपके पास स्किल्स ही ना हो, तो आपको स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट आ जाती है. तो यहाँ पे UNCTAD ने 4 डिफरेंट स्किल को आइडेंटिफाई किया है. फॉर अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी, फॉर बेसिक यूज, फॉर अडेप्टिंग द टेक्नोलॉजी एंड फाइनली फॉर क्रिएटिंग द न्यू वंस. For developing countries, it is particularly important to have the capacity to adapt and modify the technology since they are likely to be used in the circumstances different from those in which they are originally developed. Governments need to support the businesses, including the SME, to help them build digital skills in the areas such as market research, product development, sourcing, production, sales, and after-sales services. And the fourth is providing financial support. Most developing countries have few sources for R&D programs in digital and green technology, and the use of Industry 4.0. Industry 4.0 अपन ने डिस्कस किया, उसमें आ रहे थे अपने AI, blockchain, robotics, 5G. Smaller companies in particular find it difficult to make the necessary investment. For example, in India, अपन इंडिया की बात करते हैं, कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करती है फॉर नेसेसरी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में अपनी इंडस्ट्रीज में. जैसे कि अपनी इंडस्ट्री हो गई ऑटोमोटिव्स की, मेटल्स एंड मशीनरी की, फूड, टेक्सटाइल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज में. If companies are to combine both green and digital objectives, they will need convincing evidence about the return on investment. ऐसा तो है, अगर कोई स्मॉल कंपनी कहीं अच्छी टेक्नोलॉजी में एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है तो उसको ये भी चाहती है कि पहले इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा क्या. सबसे पहले तो वो यही देखना चाहेगी. These activities are complemented with FDI, with foreign direct investment. Governments can encourage FDI with public investment in infrastructure and offering incentive for companies that adopt green and digital technologies. Now I request Rohit to carry on the discussion further. Thank you. Good afternoon, everyone. Now, let us continue. A widening north and south divide. इसमें नॉर्थ वर्सेस साउथ या ईस्ट वर्सेस वेस्ट के बीच में डिफरेंस नहीं क्रिएट किया गया. इसमें यूएन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कैसे डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज कैसे अपना एक्सपेंडिचर करती है
for the purpose of the environment, we can say that for the purpose of the benefit of the environment, for the purpose of saving the environment, वो अपने कैसे प्रोटेक्ट करती है डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज, इस पे डिफरेंस बताया गया है. Research and development expenditure, selected countries and regions, percentage of GDP. The gap between developed and developing countries is evident in the expenditure on the research and development. Many countries in the European Union reach research and development expenditure of 3% of GDP, while top global performers such as Israel and the Republic of Korea invest around 5%. जो कि डेवलप कंट्रीज है जैसे कि रिपब्लिक ऑफ कोरियन है, इजराइल है, वो नियर अबाउट अपना 5% खर्च करती है जीडीपी का ऑन द रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे जो भी खर्चा करेंगी उसके बेसिस पे एनवायरनमेंट को बेनिफिट ही होगा इनडायरेक्ट वे में. वी कैन से दैट द एवरेज फॉर द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज इज 0.53%. For the developing countries, the portion are far lower. Only a few are around 1%, such as Brazil, Thailand, Turkey, while others such as South Africa, Vietnam, spend near about 1% of their GDP. देखिए R&D जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेंडिचर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ईच वन ऑफ अस. अगर आपने R&D करना छोड़ दिया, ये तो कंट्री की बात हो गई कि कंट्री R&D पे कितना खर्च कर रही है. तो जो कंट्री ज्यादा R&D पे खर्च कर रही है उसके बेनिफिट्स उस कंट्री को लॉन्ग टर्म तक मिलते हैं. आज इंडिया का क्या पोजीशन है, जैसे इन्होंने बताया ना ब्राजील का ओनली 0.5% ही वो कितना नियर अबाउट 1% और नियर अबाउट 1% ब्राजील या डेवलपिंग कंट्रीज खर्च कर रहे हैं एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज जो 3% खर्च कर रहे हैं. रिपब्लिक ऑफ इंडिया अराउंड 5% कर रहा है और यूएस वगैरह तो और भी ज्यादा करते हैं 3.45% ऑफ द जीडीपी. पहले तो उनका जीडीपी इतना बड़ा है और फिर उसका 3.45%. सो एज ए प्रोफेशनल also as well as a country also वो need to always see कि वो अपने आप के डेवलपमेंट पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है. अगर आपने वो काम छोड़ दिया ना तो हो सकता है कि आप एक दिन ऑब्सोल्यूट हो जाओ. यू शुड कीप ऑन incurring expenditure on your own development. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कहीं ना कहीं अपन एक टाइम आने के बाद में अपन भूल जाते हैं. यार छोड़ो अपना तो ठीक चल रहा है. तो ये जो कंट्रीज हैं जितने भी R&D पे खर्च करते हैं वो देखा जाए तो ओवरऑल उनकी जीडीपी में काफी जीडीपी और उनके यहाँ जो भी चेंजेस आ रहे हैं चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इनोवेशंस जो आ रहे हैं वो कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज से बेटर आ रहे हैं एंड दे आर एबल टू सस्टेन. यस और इतना ही नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपना एक्सपेंडिचर है वो ओवर द इयर्स इंक्रीज भी नहीं कर रही है. जैसे कि हम एग्जांपल्स में दे सकते हैं कि इजराइल है वो डेवलप्ड कंट्री है, तो 2013 में 4.07% ऑफ द जीडीपी R&D पे एक्सपेंडिचर कर रही थी, जबकि 2020 में वो 5.43 मतलब इंक्रीज हो गया है विद इन द सब्सटेंशियल ईयर्स. जबकि जो कोलंबिया है जैसे इसका 0.26% ऑफ जीडीपी वो खर्च कर रही थी और 2020 में 0.29% ये खर्च कर रही है. मतलब कि कोई ज्यादा गैप नहीं हुआ है कि इंक्रीज कर रही है वो अपने R&D पे एक्सपेंडिचर करने से. R&D पे बेसिकली वी कैन से दैट R&D पे एक्सपेंडिचर करेगी तो न्यू इनोवेशंस निकालेंगी. न्यू इनोवेशन निकालेंगे तो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, टेक्नोलॉजी से ही एनवायरनमेंट को बेनिफिट होगा क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी से एनवायरनमेंट को बेनिफिट न्यू प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइज होंगे जैसे ईवीज आ गई हैं आजकल, उसके बेसिस पे एनवायरनमेंट बेनिफिट होगा तभी प्रोग्रेस होगी. इंडिया का क्या है एक्सपेंडिचर? इंडिया का मेंशन तो आपने पता नहीं किया फिर बिकॉज इसकी कुछ भी आर्टिकल्स नहीं है इस रिपोर्ट पे इन द नेट. ग्रीन पेटेंटिंग इकोनॉमी. ग्रीन पेटेंट क्या होता है, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप करती हैं, जो भी नए प्रोडक्ट डेवलप करती हैं कंपनी, उसको वो पेटेंट करा लेते हैं आगे यूएन में. तो जो प्रोडक्ट ग्रीन भी लोग बेनिफिट करते हैं,
जो कि एनवायरनमेंट को बेनिफिट करते हैं उसे ग्रीन पेटेंटिंग कहते हैं। तो डेवलप वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज में ग्रीन पेटेंट के बीच में भी यूएन रिपोर्ट ने मेंशन किया है कि कैसे कि दोनों के बीच में डिफरेंस है। यूएन रिपोर्ट हैज एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस बिटवीन different countries on the basis of green patenting done by the countries. Green patenting has been increasing, but primarily in the traditional industrial economies and newly industrialized economies. China has taken a very fast takeoff in the green patenting. This is a remarkable result, given that relatively from the back 25 years, you can say that. This is a remarkable result, given that relatively few patents had been granted in the previous 25 years. तो पिछले 25 साल की रिकॉर्ड की गए हैं। जापान में जैसे 1,55,501 पेटेंट्स कराए गए हैं in the period of 25 years, which is around 18.6% of total patents has been done. Whereas in India, 1,663 patents are only done, which is near about 0.20% of the total patents has been done around the world of near about 25 years. यूएन नेशन सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब हम देखते हैं कि यूएन ने क्या किया है कि जो भी एनवायरनमेंट है उसको सेव करने के लिए यूएन ने क्या किया है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये एक फैसिलिटी है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो कि यूएन ने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में इसने 30 बिलियन डॉलर्स भी दिए थे, जिसका नियर अबाउट 22 बिलियन डॉलर्स हैज बीन स्पेंट till 2020 and near about 5,400 projects are still going on in all over the world. और इसके मेन क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन? बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, केमिकल एंड वेस्ट, इंडस्ट्रियल लैंड डिग्रेडेशन, इन सबको बेनिफिट करती है। ये भी एक तरह से एनवायरनमेंट को ही बेनिफिट करेंगे ओवरऑल। तो इसका मेन पर्पज यही है कि अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचाएंगे। ये चार्ट दिया गया है जिसमें येलो कलर से जो है वो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अपन देख सकते हैं, उससे कंपेयर करके। whereas with the blue bars we can compare the million dollars. Like in China there are near about 85 projects are still going on and $650 million are being spent, and in India near about 35 projects are going on and $300 million are spent by the GEF organization. Addis Ababa Action Agenda, ये एक ऐसा एजेंडा है जो कि यूएन ने सपोर्ट किया था, उसने ही इसको होस्ट किया था। एडिस अबाडा एक जगह है इथियोपिया में, उसको 2015 में जुलाई में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी फॉर द पर्पस ऑफ टाइम ऑफ ग्लोबल एक्शंस में, मतलब कि फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग कि कैसे हम वर्ल्ड को बचाएं। तो उसके लिए इन्होंने एडेप्टेशन, डिसमेंटेशन, फ्यूजन एंड ट्रांसफर ऑफ एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजीज टू डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये एजेंडा बनाया गया था एक्चुअली में। ये जो फिगर दिया गया है साइड में आप देख सकते हैं, ये इस एजेंडा का लोगो है 2015 में जो बना था। ये पेरिस एग्रीमेंट, ये आईफिल टावर, यही इसका लोगो भी है। मतलब एक्चुअली ये फीचर नहीं है लेकिन इसका लोगो में आईफिल टावर है, तो फिर ये सबको आईफिल टावर घुमा रहा है। हाँ, क्या हुआ? इसको पेरिस अकॉर्ड एंड पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड भी कहते हैं। इसकी एडॉप्टेशन हुई थी 2015 में, और इसका मेन गोल है कि जो करंट का जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है जो था -1.5 डिग्री सेल्सियस, अब क्या है ये 2 डिग्री सेल्सियस से भी हो गया है। तो इससे क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, जो बर्फ है वो पिघल रही है जिससे कि वाटर लेवल भी बढ़ रहा है। तो इसका मेन गोल यही है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे लाई जाए जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है। नहीं, ये क्या लेवल है? मतलब 2 डिग्री वर्ल्ड लेवल ऑल ओवर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल below 2 degrees centigrade above 1.5 degree by the end of this century. मतलब ये कह रहे हैं कि भाई 2021 मतलब 2100 तक जो है वो ये टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री तक ही बढ़े, ऐसा 1.5 डिग्री तक लिया है, तक लिया है। हाँ। हैं? ज्यादा यही बहुत ज्यादा है, बढ़ना ही नहीं चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंपरेचर है नाउ 2 डिग्री सेल्सियस। इसको ही चाहते हैं कि कम होकर 1.5 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए प्री इंडस्ट्रियल लेवल। अच्छा, बट 1.5 डिग्री कैसे हो सकता है? तो
बेस स्टैंडर्ड था इंडस्ट्रियल लेवल का। अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उससे पहले बहुत ग्रीन था एनवायरनमेंट। हाँ। उसको बेस ईयर लेके उन्होंने कहा है उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े, ये इनका गोल है। 1.5 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए, प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे 1.5 डिग्री सेल्सियस का ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी इंडिया में 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप एवरेज टेंपरेचर लेंगे तो 1.5 डिग्री आ अच्छा। जाएगा। तो आप ये कह रहे होंगे क्योंकि बहुत सारा वर्ल्ड का हिस्सा जो है वो तो साउथ पोल साइड पड़ता है, नॉर्थ पोल हाँ साइड पड़ता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है, तो उसकी वजह से वो क्योंकि माइनस में है वहाँ पे, हाँ -80 या एवरेज तो एवरेज जो है वो इतना ही आता होगा। तो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड का जो ओवरऑल एवरेज है वो प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लेवल से पहले तक का आ जाए, ऐसा which was 1.5 ओनली। तो तुम लोग कुछ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन करो कि आ जाए। चलो ये लीगली बाइंड एग्रीमेंट था, उसमें 196 कंट्रीज ने ज्वाइनिंग हैंड ज्वाइन करे थे। ये यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21, जिसको COP21 भी कहते हैं, पेरिस में हुई थी, फ्रांस में। ये एक लॉन्ग टर्म ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट है, जिसमें कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियली, टेक्निकल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट दिया गया है, जिसमें कि जब 2024 है, इनमें सभी कंट्रीज को अपनी रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी जो पूरी ट्रांसपेरेंट होगी। इन्होंने क्या क्या अपने स्टेप्स लिए हैं विद इन द प्रोसेस, तब से 2015 से 2024 के बीच में उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं अपनी कंट्रीज में। फोस्टरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर ग्रीन इनोवेशन, पार्टनर्स फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी। इसमें ये इस पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि जो कंट्रीज हैं उनके अंदर जो कंपनीज है, वर्कर्स हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे कि वो ग्रीन इनोवेशन की तरफ बढ़े। उनको सपोर्ट दे कि अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो हम सपोर्ट करेंगे पीछे से, ताकि वो कंपनीज जो है वो आगे बढ़े। इसमें इस पॉइंट में ये कहा गया है, रिफॉर्म इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPRS फॉर लेस टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज। इस पॉइंट में जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है उसके लिए राइट्स, पेटेंट्स जो होते हैं उसको फ्री करने के लिए बात की गई है कि जो पेटेंट्स है उसको फ्री कर दे जो डेवलप कंट्रीज है, ताकि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है उस पेटेंट्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स डेवलप करे जो कि एनवायरमेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट भी कर सकती है। अ मल्टीलेवल चैलेंज फंड इनोवेशन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, इसमें एक ऐसा ग्रुप बनाया इनोवेशन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर में, जिसमें कि जो डिफरेंट कंट्रीज के इनोवेटर्स हैं वो आएंगे, क्लब होंगे और अपने अपने इनोवेशन दिखाएंगे। जिसका इनोवेशन ज्यादा अच्छा लगेगा उसको अवार्ड देंगे, ताकि लोगों में एक इंटेंसिटी क्रिएट हो कि हमें ज्वाइन करना चाहिए, इनोवेशन करनी चाहिए। ये सब इसका गोल है। एक्सेसिंग टेक्नोलॉजी, इसमें डिफरेंट कंट्रीज को टारगेट दिया गया है कि अपने जो कंट्रीज में है R&D करिए, इनोवेशन करिए, ताकि टेक्नोलॉजी डेवलप होंगी, जो कि अपन ने पहले कवर करा है R&D के पॉइंट में। ये एक तरह से ओवरऑल था कि डिफरेंट कंट्रीज के बीच में क्या बातचीत हो रही है पोस्टिंग टेक्नोलॉजी। फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड कार्बन फुटप्रिंट, इम्पैक्ट ऑन इंडेक्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट वर्सेस इम्पैक्ट ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें वेरिएबल लिया गया है, उसमें इम्पैक्ट ऑन कार्बन फुटप्रिंट वर्सेस इम्पैक्ट ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। कार्बन फुटप्रिंट जो अपना CO2 है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, इंक्रीज डिक्रीज के बारे में एक चार्ट में एक्सप्लेन किया गया एक साइड में, और दूसरी साइड में जो इम्पैक्ट ऑन कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। मतलब कंट्रीज में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, प्रोग्रेस है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी अगर किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो कितना कॉम्प्लेक्स बनता है वो कुछ चीजें बनाना, उस बेसिस पे किया गया है। एनवायरमेंटल पॉलिसी स्ट्रिंजेंसी एंड इन्वर्टेड यू शेप्ड रिलेशनशिप, मींस अगर एनवायरमेंट की जो पॉलिसी है वो हम टाइट करेंगे तो जो इम्पैक्ट ऑन इंडेक्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट होगा वो डिक्रीज होगा, लेकिन जो इम्पैक्ट ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज होगा वो हार्ड हो जाएगा, तो इंक्रीज करेगी। और वही अगर जो पॉलिसी है उसको हम रिड्यूस करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो जो इम्पैक्ट होगा किसी प्रोडक्ट को बनाने में वो बढ़ जाएगी, मतलब इंक्रीज करेगी, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा बिटवीन दोनों। एंड एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी एनर्जी, जैसे कि ऑयल है, वाटर है, जो कि अपने प्राइमरी सोर्सेज है जो कि अपन को अर्थ से मिलते हैं, अगर हम उसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम होगी, मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी इन द कंट्री। जबकि उसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा, ऑयल को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो अपना कार्बन फुटप्रिंट है वो बढ़ेगा, और अगर उसको हम कम इस्तेमाल करेंगे तो रिडक्शन होएगा, इंक्रीज होएगा इन द इम्पैक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी।
एफडीआई में कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा अगर इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो, और रिड्यूस होगा कार्बन इम्पैक्ट ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। एफडीआई मतलब कि जो डिफरेंट कंट्रीज अपनी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करती है, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगी तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ज्यादा टेक्नोलॉजी आएगी, ज्यादा कंपनीज इन्वेस्ट करेगी तो ज्यादा पोल्यूशन होगा, और इम्पैक्ट ऑन कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम होगी? क्योंकि अपन प्रोडक्ट इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एक बार कंट्री प्रोग्रेस करेगी तो टेम्परेरी तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा, पर लॉन्ग टर्म में कार्बन जो फुटप्रिंट है वो रिड्यूस होगा, और इम्पैक्ट ऑन कॉम्प्लेक्सिटी में भी रिड्यूस ही होगा लॉन्ग टर्म। बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा ना कि जैसे इन्होंने कहा कि एफडीआई के केस में कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज होगा, बट एफडीआई कहाँ आ रही है ये भी तो देखने की बात है। मतलब इन्होंने एक ओवरऑल एवरेज लिया है इस चीज में। जैसे इंडिया में अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, फैक्ट्रीज खोलेगी, एक तरह से तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा ही। तो आप ये कह रहे हो कि भाई वो एफडीआई मतलब एक ओवरऑल अगर एफडीआई आ रहा है तो वो हो सकता है सर्विस सेक्टर में भी आ रहा है, या कोई ईवी के सेक्टर में भी आ रहा है, या मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भी आ रहा है, तो ओवरऑल जो भी होगा उसमें दे आर एक्सपेक्टिंग कि इट विल इंक्रीज, कार्बन फुट विल गेट इंक्रीज। वही ट्रेड ओपननेस में, जैसे एफडीआई को अगर अपन ट्रेड ओपननेस से कंपेयर करेंगे तो सिमिलर टर्म्स है, लेकिन ट्रेड ओपननेस में उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी है वो भी ट्रांसफर जाएगी दूसरी कंट्री में, तो सिर्फ फैक्ट्री नहीं खुल रही, इनोवेशन भी होगी उसमें। आज जैसे यूएई है तो वहां पे ट्रेड ओपननेस ज्यादा है एज कंपेयर टू दी फैक्ट्रीज। टेक्नोलॉजी ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है या मतलब एफडीआई फैक्ट्रीज कम है वहाँ पे, लेकिन ट्रेड ओपन है बिल्कुल, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा अपन को सब तरीके से। यूएई ने अपने आप को ऐसा डेवलप कर लिया है कि वो किसी भी देश से डायरेक्टली ट्रेड कर सकता है। करेक्ट। वो ऐसा नहीं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे ही डिपेंड करता है। तो वहां पे आपको कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस इसलिए होगा क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चरिंग जैसा काम ही नहीं हो रहा है। ट्रेड ओपननेस में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे ही कंसर्न नहीं है, ऑल ओवर द लेवल कवर कर लेते हैं। ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे जैसे रिसर्च करेंगे वैसे वैसे कार्बन तो कम होएगा ही, और इम्पैक्ट ऑन कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगा ही। फिर रिसर्च कर रहे हैं तो रिवर्स रिलेशन तो है ही। कैचअप ट्रेजेटरीज इन ग्रीन इंडस्ट्रीज, अब इसमें इसके बारे में डिस्कस किया गया है कि जो ग्रीन इनोवेशन जैसे जैसे बढ़ रही है तो कौन से ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसको बेनिफिट हो रहा है। अगर एक जगह से कुछ स्कोप कम हो रहा है तो दूसरी जगह कुछ ना कुछ स्कोप बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उस इंडस्ट्रीज के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल है वो नियर अबाउट डबल हो चुकी है 2020 से, जबकि कोविड पैंडेमिक का पीरियड था। नियर अबाउट 16.5 मिलियन जो कार्स है वो इस समय रोड पे चल रही इलेक्ट्रिक, और ये अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके कार्स के थ्रू जो भी CO2 रिलीज हो रहा है वो जीरो जाएगा, मतलब एक भी कार्बन एमिशन कार्स के थ्रू नहीं होगा 2050 तक। कुछ कंट्रीज में जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें स्कोप तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है कि कार्स इलेक्ट्रिक कार्स बढ़े, लेकिन जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो इतनी सपोर्टिव नहीं है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इतना सपोर्टिव मिला नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट का है सपोर्ट पीछे से, लेकिन जो कि डेवलप कंट्रीज है जिसकी अमेरिका है, यूरोप है, उनमें ज्यादा ही गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। ब्राजील भी एक देशों में एक है जिसमें गवर्नमेंट का, क्योंकि वहाँ पे अनस्टेबल गवर्नमेंट है, इसके कारण वहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना डेवलप नहीं हो पाया है। विंड पावर भी एक तरह से कमर्शियल बिजनेस बन चुका है आज के टाइम पे, क्योंकि इसमें मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज आर इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जो कि हवा से मिलता है। क्योंकि जो भी माउंटेनियस एरिया होगा वहाँ पे अपन को सिर्फ विंड पावर का एक प्लांट सेटअप करना है और विंड इजीली जनरेट हो जाएगी। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो भी पूरी इन्वॉल्व होने लग गई है विंड पावर, और नियर अबाउट 2020 में तक 733 गीगावाट जनरेट हो चुका है, और ये बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है विंड पावर का, क्योंकि इसमें इंडिया और चाइना में बहुत जबरदस्त बूम देखा गया है, जबकि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में इसका पूरा क्रेज होने के बाद भी, इन्वॉल्वमेंट होने के बाद भी इंडिया और चाइना ने प्रोग्रेस दिखाई है, जबकि फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। कंसंट्रेटेड सोलर पावर, इसके टॉप लीडर्स अभी तक हैं चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया।
एक तो सोलर पीवी होता है, एक सीएसपी होता है। सीएसपी मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर। सोलर पीवी वो होता है जो कि दिन में ही इलेक्ट्रिसिटी लेता है और दिन में ही मतलब दिन में सोलर पावर लेता है, सोलर लेता है और इलेक्ट्रिसिटी देता है। जबकि जो सीएसपी होता है वो दिन में ले लेता है, स्टोर कर लेता है और रात को भी इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। तो सीएसपी, इसमें सीएसपी का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर। और by the end of 2019, a cumulative amount of 629 gigawatt of solar power installed throughout the world. इसमें चाइना 208 gigawatt लीडिंग है। बायोगैस एंड बायोमास। बायोमास तो वो होता है जो भी हमें जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट है, मतलब बायोडिग्रेडेबल है, काउ डंग है, वो बायोमास है। जब उसको इंडस्ट्री प्रोसेस कर लेती है तो वो बायोगैस जनरेट करती है। तो बायोगैस भी एक तरह से for the purpose of growth and employment, it is a very good source because it can be in the rural area also. And ये इसने जो ट्रेडिशनल वुड फ्यूल था, जिसकी लकड़ी वगैरह इस्तेमाल करते थे, उसको रिप्लेस कर दिया कंप्लीटली। क्योंकि कई कंट्रीज में इसको फुली डेवलप कर दिया गया है, जैसे कि वो इस्तेमाल करते हैं काउ डंग को डायरेक्टली फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूलिंग। Other leading countries in biogas production are India, Thailand, Mexico, Vietnam. ये है, और इसके नियर अबाउट 5300 मेगावाट इन 2015 तक इसने कर लिया। So इन्होंने काफी